Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the second part of today's lecture, that is the role of genetics and gene therapy in virology. जैसा कि तस्वीर से जाहिर है, on the left side see a healthy gene. वायरस एक एक्ट कर रहा है एज अ वेक्टर. वायरस के अंदर हमने हेल्दी जीन देखें इंसर्ट कर दिए, ये ग्रीन वाली ग्रे वाली, and then this virus is going to induce immunity in human beings. So this is the four coming topics of virology which will make inventions in the human world. Now today's learning outcomes थोड़े से हैं सिर्फ. Number 1 is endless types of mutation in viruses. Number 2 है हमने explain करना है कि how do interactions between viruses occur. ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. और number 3 है what is the role of gene therapy and recombinant vaccines. So starting with the introduction of genetics and gene therapy, इसको हम under 4 headings discuss करेंगे. Number 1 mutation है. नंबर 2 है रेप्लिकेट कैसे करते हैं वायरसेस और पैथोजेनेसिस पे क्या इफेक्ट होता है म्यूटेशंस का, उनकी रेप्लिकेशन पे और पैथोजेनेसिस पे क्या इफेक्ट होगा. नंबर 3 है वेरियस मींस बाय विच द वायरसेस इंटरैक्ट विद ईच अदर. और नंबर 4 और लास्ट है हमारे पास एरिया कि वेक्टर जीन थेरेपी और वैक्सीन्स का अपकमिंग वर्ल्ड में, ह्यूमन वर्ल्ड में क्या रोल आने वाला है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय म्यूटेशंस. So number 1 is how does mutation occurs in viruses. If you recall the mutations in bacterial chapters, उनके same processes होते हैं जिनमें हमने पहले पढ़ा था. base substitutions होती हैं, deletions होती हैं, कोई base sequence miss हो जाता है, missense है, nonsense है, frame shifts हैं. So the same process occurs within the viruses. Okay. Number 2, what is the most important practical use of mutation? So the most important practical use of mutation is the production of vaccines that contain live attenuated virus. Live attenuated virus का क्या मतलब है कि वायरस की एंटीजेनिसिटी तो रिमेन रहेगी लेकिन पैथोजेनिसिटी वाली जीन्स को हम डिलीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरस जिसकी बेस पे हम प्रोडक्शन करते हैं वैक्सीन्स की, और उन वैक्सीन्स में होगा लाइव एटीन्यूएटेड वायरस जिसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हुई होगी लेकिन एंटीजेनिसिटी रिमेन रहेगी. अब चूंकि एंटीजेनिसिटी रिमेन रही हुई है इसलिए ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगी. अच्छा, एक आते हैं एंटीजेनिक वेरिएंट्स. एंटीजेनिक वेरिएंट्स क्या होते हैं? फॉर इंस्टेंस ये होते हैं हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस जिनकी सरफेस प्रोटीन्स जो है वो ऑल्टर होती रहती हैं, और इसलिए चूंकि सरफेस प्रोटीन्स ऑल्टर होती रहेंगी, एंटीजेंस ऑल्टर होते रहेंगे, तो जो ह्यूमन बीइंग में प्रीवियस एंटीबॉडी बनी होगी किसी एक उसके टाइप के खिलाफ, वो नेक्स्ट वाली पे एक्ट नहीं करेगी. सो एंटीजेनिक वेरिएंट्स ये अपने प्रोटीन्स को जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं एंटीजेंस को, वो चेंज करते रहते हैं. राइट. एक होते हैं हमारे पास एरर प्रोन पॉलीमरेज. अब इन्हीं वायरसेस के अंदर जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस हो गया, ये सारे बहुत सारे एंटीजेनिक वेरिएंट्स बनाते रहते हैं. इनके पास होता है एरर प्रोन पॉलीमरेज, और एरर प्रोन पॉलीमरेज जो है ये करता है असल में म्यूटेशंस. कुछ होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स. इनमें क्या करते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स के खिलाफ इनसेंसिटिव हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वायरल एंजाइम जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, ड्रग के रिसेप्टर्स को चेंज कर सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकता है. इसलिए ये म्यूटेशंस जब होती हैं वायरसेस में तो वो स्पेसिफिक ड्रग एक्ट ही नहीं कर सकती. एक आता है कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस. अब कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस क्या होती हैं? ये होती हैं कि सर्टेन टेम्परेचर सेंसिटिव कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस होती हैं. इसका ये मतलब है कि ये एक टेम्परेचर जोन में तो एक्ट करेंगे और दूसरे टेम्परेचर जोन में एक्ट नहीं करेंगे. ये क्वेश्चन मैंने आपका लिखा हुआ है. कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस डिस्क्राइब करें विद 2 एग्जांपल्स. लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट टू यू एंड देन आई विल आस्क यू. इसमें ये करते हैं हम. एक है सार्कोमा वायरस. सार्कोमा वायरस जो होता है
ये एक टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है नॉर्मल सेल्स को मैलिग्नेंसी सेल में, लेकिन जब इसका रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस पे, तब ये नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता नॉर्मल सेल्स को मैलिग्नेंट सेल्स में। ठीक है। दूसरा एक हमारे पास आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, ये ग्रो करता है कूलर अपर एयरवेज में, वहां पे जाके ये क्या करता है, इंड्यूस कर देता है एंटीबॉडीज। लेकिन जो लोअर हमारी एयरवेज है, जहाँ पे लंग है, वार्म एरिया है, वहां पे ये कर सकता था नमूनिया, लेकिन ये वाला वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वहां पे काम नहीं करेगा। तो हम इनमें म्यूटेशंस कर देते हैं जो डिपेंड करती हैं कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस पे। लाइक एक वायरस एक टेम्परेचर पे काम करेगा, लेकिन दूसरे टेम्परेचर पे वो अपनी पैथोजेनिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। एक और आता है इसमें जिसको कहते हैं डिफेक्टिव इंटरफेयरिंग पार्टिकल्स। नाउ व्हाट आर डिफेक्टिव इंटरफेयरिंग पार्टिकल्स? इसमें ये होता है कि एक वायरस जो होता है उसमें कोई डिफेक्ट होता है। डिफेक्टिव वायरस जो होता है वो जब तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एक हेल्पर वायरस ना आ जाए। फॉर इंस्टेंस हेपेटाइटिस डी वायरस जो है उसको हेल्प चाहिए होती है हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो ये सारी म्यूटेशंस की हमने टाइप्स पढ़ ली हैं और इनकी क्लिनिकल रेलिवेंस देख ली है, जिनमें प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन है, उसके अलावा एंटीजेनिक वेरिएशंस हैं, ये जो आजकल सार्स आया हुआ है या जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक्स हुए थे पहले, H5N1, H2N3, H3N2, ये सारे जो थे एंटीजेनिक वेरिएंट्स थे। इसमें क्या होता था कि जिस वायरस एंटीजन से ह्यूमन बींग्स एक्सपोज होते थे उनके खिलाफ तो एंटीबॉडीज बन जाती थी और इम्यून सिस्टम काम करता था, लेकिन जैसे ही वो वायरस बीइंग स्मार्टर अपने एंटीजन चेंज करता था तो उसके खिलाफ ह्यूमन बॉडीज में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती थी। फिर हमने कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस पढ़ लिया कि वही वायरस अगर 37 डिग्री पे काम करे तो वो नॉर्मल को मैलिग्नेंट में चेंज कर सकता है, लेकिन अगर 41 पे करे तो वो नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। सिमिलरली अभी हमने जिक्र किया इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि एक वैक्सीन बनाने के आजकल काम कर रहा है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस ग्रो करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहाँ पे कूलर अपर एयरवेज में, और इंड्यूस करेगा एंटीबॉडीज को, जबकि जो लोअर होंगे नमूनिया और लंग्स में वो वहां जाके एक्ट नहीं कर सकेगा। लास्ट हमने ये डिस्कस किया डिफेक्टिव इंटरफेयरिंग पार्टिकल्स, जिसमें अकेला वायरस रेप्लिकेट नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, उसको कोई हेल्पर वायरस चाहिए होता। Now when two genetically different viruses infect a cell, what will happen? दो वायरसेस हैं, उन्होंने आपस में इंटरैक्ट भी करना है, इन्फेक्ट भी करना है सेल्स को। लेट्स सी व्हाट। नंबर 1 आता है रिकॉम्बिनेशन। अब ये 3-4 तरह के होते हैं, 3 तरह के हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आता है रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं आपस में जीन्स। जीन एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पे बेस सीक्वेंस होमोलॉगी होगी वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा और 2 क्रोमोसोम्स के दरमियान जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगी। ये ज्यादातर कहाँ होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस का पूरा हम जेनेटिक मैप जो है वो इस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। इसी की एक सब टाइप होती है रीअसॉर्टमेंट। रीअसॉर्टमेंट कहाँ होती है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस में, और इसीलिए इन्फ्लुएंजा वायरसेस बड़े हाईली फ्रीक्वेंसी में अपने रीअसॉर्टमेंट करते रहते हैं, जीन्स एक्सचेंज करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप से जाहिर होते हैं और ये कॉज करते हैं एपिडेमिक्स। आजकल जो ये SARS-CoV-2 है ये इसी की एक इसी की एक कड़ी है, इसी सिलसिले की, कि रीअसॉर्टमेंट करते हैं, अपने स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, एंड इट इज अ सब टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, अब 2 वायरसेस आ रहे हैं और एक सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों वायरसेस में से एक वायरस म्यूटेट हो जाएगा और उसकी वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब जो नॉन म्यूटेटेड वायरस है, जो नॉर्मल वायरस है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई, वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा म्यूटेटेड वायरस को और वो बनाएगा एक फंक्शनल प्रोटीन। जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि हेल्पर वायरस जो होते हैं वो डिफेक्टिव वायरस को हेल्प आउट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हेपेटाइटिस डी वायरस डिफेक्टिव वायरस होता है, डी से डिफेक्टिव, डी से हेपेटाइटिस डी। हेल्प कौन सा करता है इसमें, हेपेटाइटिस बी वायरस करता है, एंड दिस इज द बेसिस फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। आखिरी आता है हमारे पास फिनोटिपिक मिक्सिंग। अब फिनोटिपिक मिक्सिंग में क्या होता है कि जीनोम होता है वायरस टाइप ए का,
जीनोम होगा वायरस टाइप ए का, जबकि सरफेस प्रोटीन्स होंगी उसमें वायरस टाइप बी की। और इसमें दिस phenotypically mixed virus will infect cells determined by its type B protein code। इसका क्या मतलब हुआ कि जीनोम जो था वो वायरस टाइप ए का था, यानी डीएनए आरएनए टाइप ए का बना हुआ था, लेकिन सरफेस प्रोटीन्स टाइप बी की थी। तो सरफेस प्रोटीन ने जाके अटैच होना होता है ना होस्ट सेल रिसेप्टर से, तो ये वाला वायरस उन सेल्स को इन्फेक्ट करेगा जो कि जिनके ऊपर रिसेप्टर होंगे टाइप बी प्रोटीन कोड के। अच्छा, अब जो वायरसेस इसमें से निकलेंगे उनका क्या होगा, उनका टाइप ए वायरस कोड होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस की कुछ ऐसी टाइप जिसमें फिनोटाइपिक मिक्सिंग हुई भी हो, जिसमें जीनोम एक वायरस का होगा लेकिन प्रोटीन कोड दूसरे वायरस का होगा। इनको हम सोडोटाइप्स भी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एक रेब्डो वायरस होता है, उसका न्यूक्लियोकैप्सिड जो होगा, एक वायरस हमारे पास आएगा जिसका न्यूक्लियोकैप्सिड रेब्डो वायरस का बना हुआ होगा, लेकिन एनवेलप जो है वो HIV का होगा। तो हमने 3 तरह की इंटरेक्शंस देख लिए, एक रिकॉम्बिनेशन था, एक कॉम्प्लीमेंटेशन था और एक फिनोटाइपिक मिक्सिंग था। नेक्स्ट इन क्लास एक्टिविटी, may I request you to name a few viruses that are used in gene therapy among humans। इसको हम देख लेते हैं। Let's have a look on this। That these are the viruses that act as a vector, जो मैंने पहली डायग्राम बताई थी at the start of the lecture। वहाँ पे हमने देखा था कि नॉर्मल हेल्दी जीन्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वायरस में डाल देते हैं, वायरस इज एक्टिंग एज अ वेक्टर व्हेन वी आर गोइंग टू इंड्यूस दैट वायरस इन अ ह्यूमन बीइंग विद सर्टेन डेफिशिएंसी ऑफ दोज जीन्स, और he or she is deficient of certain hormones और specific healthy genes, तो वो जो वायरस है वो अंदर जाके उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करेगा और ह्यूमन बॉडी जो है वो उनको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगी। Now gene therapy and recombinant vaccination। अब इसमें क्या होता है, एक तो जीन थेरेपी होती है जो दैट इज द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस, सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस, और एक होती है वायरल वैक्सीन्स। वायरल वैक्सीन्स में अब क्या आजकल जो काम हो रहा है, दैट इज गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज अ हॉट सेलिंग केक नाउअडेज। जीन्स लेते हैं सेवरल वायरसेस की, सिंगल इम्यूनाइजेशन डोज देते हैं, और चूंकि सेवरल वायरसेस की जीन्स होती हैं, सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू सेवरल डिजीजेस इन अ सिंगल इम्यूनाइजेशन डोज। अभी ये रिकमेंडेड नहीं हुई है, अभी ट्रायल्स हो रहे हैं, बट लेट्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन दिस वे। नाउ जीन थेरेपी, रेट्रोवायरसेस जो है वो एक्ट करते हैं एज वेक्टर। अब इसमें ये देखें कि एडीए डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, और एडीए क्या है, एडेनिन डीएमाइनेज। तो अब रेट्रोवायरसेस जो हैं वेक्टर्स होते हैं कुछ जीन्स के, और जीन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं एडीए, जीन्स एनकोड कर रही होती हैं एडेनिन डीएमाइनेज को। ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी हो। इम्यूनोडेफिशिएंसी किसकी वजह से होगी, डिफेक्टिव एडीए जीन की वजह से। तो हमने एक वायरस लिया, वायरस का नाम है रेट्रोवायरस, जो कि एक्ट करेगा वेक्टर पे। इसके अंदर हम जीन्स डालेंगे, जीन्स के ऊपर एनकोडिंग हुई हुई है एडेनिन डीएमाइनेज की, और उन पेशेंट्स में देंगे जिनके अंदर इस जीन की कमी थी। जब ये वायरस अंदर जाएगा, अच्छा वायरस जब अंदर जाएगा ये जीन्स तो इंट्रोड्यूस कर देगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट एज इट लैक्स सेवरल पैथोजेनिक जीन्स। वायरस की जो अपनी होंगी ना जीन्स जो उसकी रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड थी, वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो सिर्फ इंड्यूस करेगा हेल्दी जीन्स को, क्योंकि इस वायरस में से हम रिमूव कर चुके हैं वो वाली जीन्स जो कि उसको पैथोजेनिक बना रही थी, या उसमें वायरल प्रोटीन्स की जीन्स हमने रिमूव कर दी और रिप्लेस कर दिया जो अपनी हमारी इंटरेस्ट की जीन थी। और इस केस में कौन सी जीन इंटरेस्टिंग थी, हमारी एडीए जीन। एक होता है एडिनो एसोसिएटेड वायरस एएवी। नाउ इट्स प्रोवाइडिंग अ प्रॉमिसिंग फैक्टर फॉर जीन थेरेपी इन द फ्यूचर। तो एडिनो एसोसिएटेड वायरस भी एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है आने वाले वक्त में। Now see the diagram, the cells are removed from the patient. लेबोरेटरी में क्या करते हैं, वायरस को ऑल्टर कर देते हैं, सो इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ हमने उसकी प्रोटीन्स निकाल दी, कुछ रेप्लिकेटिव जीन्स निकाल दी। अब इसी वायरस में हमने जीन अपनी इंसर्ट की जिससे हमें इंटरेस्ट था। ऑल्टर्ड वायरस मिक्स कर देते हैं सेल्स ऑफ द पेशेंट्स को, एंड द सेल्स फ्रॉम द पेशेंट्स बिकम नाउ जेनेटिकली ऑल्टर्ड।
ऑल्टर्ड सेल्स को इंजेक्ट किया पेशेंट्स में और जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स ने प्रोड्यूस किया डिजायर्ड प्रोटीन्स या हार्मोन्स, जैसे पिछले एग्जांपल में उन्होंने एडीए को प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी दूर हो गई। This is another example of live recombinant vaccine development. वेक्टर वायरस लिया है हमने, उसके अंदर वेक्टर के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूसिंग जीन्स डाली हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की है, कमर्शियल वैक्सीन प्रोड्यूस हुई है एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव द वैक्सीन टू द डिजायर्ड पॉपुलेशन। नाउ हाउ a recombinant attenuated virus is being constructed. आइसोलेट करते हैं पैथोजेनिक वायरस को, जीनोम की क्लोनिंग करते हैं और उसमें से विरुलेंस जीन जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं, जो विरुलेंस थी ना उसको आइसोलेट करते हैं और इसको फिर हम म्यूटेट कर देते हैं या डिलीट ही कर देते हैं, उसकी मेमोरी में से विरुलेंस जीन डिलीट कर देते हैं। अब उसमें हम अपनी जीन इंटरेस्ट की डालते हैं। रिजल्टिंग वायरस जो होता है वो वायबल भी होता है, इम्यूनोजेनिक भी होता है। दैट मीन्स कि एंटीजेनिसिटी तो उसकी रिमेन्ड है लेकिन पैथोजेनिसिटी बेचारे की डिलीट हो गई है मेमोरी से। सो इट इज एविरुलेंट एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वैक्सीनेशन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशन, अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशंस में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ जेनेटिकली engineered viruses. So remember, engineering is not limited to now electrical or chemical or biomedical engineer or computer engineer. There are engineers who genetically altered the viruses. अब इनको जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं और इनके अंदर जीन्स डाल देते हैं कुछ और वायरसेस की, सो दे कैरी जीन्स ऑफ अदर वायरसेस। फॉर इंस्टेंस वैक्सीनिया वायरस एक बड़ा हैवी वेट वायरस है, लार्ज साइज वायरस है। वैक्सीनिया वायरस के अंदर हम जीन्स इंसर्ट करते हैं सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस की, राइट। वैक्सीनिया वायरस लिया, उसके अंदर जीन्स ऑल्टर की, अपने इंटरेस्ट की जीन थी हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस, और कौन सा जीन थी, सरफेस एंटीजन की। अब ये जो वैक्सीनिया वायरस जब हम ह्यूमन बींग्स में इंड्यूस करेंगे तो जीन यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ हमारे पास मौजूद है और इसके लिए हमारे पास जिस ह्यूमन बींग्स में भी इंड्यूस करेंगे तो वहां पे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इज इट क्लियर? Now any questions, they are more than welcome. I can re-explain any part of these lectures as per your needs. Thank you so much for your patience and listening, and we will be meeting soon in the third lecture of virology for this week. Take care of yourself. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad, and may Allah bless you all. Thank you so much.